नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से संसद की कल की घटना पे। कल जब हमने वीडियो बनाए और आज सुबह भी जब मैंने वीडियो बनाए तो उसमें हमने बात की थी कि बिना तथ्यों के पहले या जब तक तथ्य या ऐसे कोई वीडियो सामने नहीं आ जाए जिसपे यह कहना मुश्किल हो कि हुआ क्या था, तब तक जो है वो चुप रहना चाहिए। और इस तरीके से मैंने जो है वो कुछ ऐसा बोला भी नहीं। लेकिन आज मैंने जो फुटेज देखे उस फुटेज में आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे एडिटिंग आती तो शायद मैं आपको वो दिखाता भी, लेकिन खैर वो मेरी जो है वो कमज़ोर कड़ी है तो इसलिए मैं वो दिखा तो नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया था, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी जो वहां पर तैनात होते हैं उन्होंने एक श्रृंखला बनाई हुई थी, एक पैसेज बनाया हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के जो सांसद गण हैं वो अगर अंदर जाना चाहे तो उससे चले जाए, जो कि उसमें साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा एक दो दिन में आप सब तक वो जो है वो पहुंच भी जाएंगे। तो फिर उससे जो है वो साफ तौर से ये नजर आता है कि ये कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की, विपक्ष को नहीं कहें तो भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार हुई, ये उसका परिणाम था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बौखलाई हुई है। तो ये इसके ऊपर जो है वो पहला एक ठोस सबूत जो सामने आता है। और फिर उसके बाद में दूसरा जो है वो सबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एरोगेंस जरूर हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह एक कार्यक्रम में थे, उनकी तबीयत जो है वो खराब थी, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संसद में जब वो लेकर आए उनको, तो नरेंद्र मोदी उनसे हालचाल पूछने के लिए खुद उनके पास चलकर जाते हैं। तो ये एक जो है वो रेस्पेक्ट होता है, जो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन कल जिस तरीके से प्रताप सारंगी बैठे थे, हमने वीडियो में बात भी की थी, और राहुल गांधी हालचाल पूछने के बजाय ये कहते हैं कि फर्स्ट ही पुश मी, वो बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो वो बोलते हैं ठीक है हुआ। और आज अगर आप देखोगे तो उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि कुछ कॉमेडियन जैसे लोग जो होते हैं, जो आपको पता होगा सोशल मीडिया पे ट्रोल करने के लिए जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों ने जो है वो एडिटिंग किया। आपने देखा जिस तरीके से प्रताप सारंगी की चोट को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। और फिर सुप्रिया सिरनेत जो कांग्रेस पार्टी की मीडिया आईटी जो सेल है उसकी हेड है, जो उसको देखती है, वो अगर उसको रिट्वीट करती है तो फिर आपको मामला समझ में आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त क्या है। और सबसे बड़ी बात उससे यह भी है, निकल के आती है कि कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ चल भी रहा था सोशल मीडिया से, तो एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के हेड या किसी बड़े नेता को कम से कम रिट्वीट नहीं करना चाहिए था, हालचाल पूछ लेता। और ऐसे ही जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें भी हमने देखा। तो अब तमाम तरह की जो है वो खबरें आप तक पहुंच भी गई होगी, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया चैनलों पे इसका जो है वो अपने अपने तरीके से विश्लेषण भी हो चुका है। लेकिन हम इसमें अब एक कदम थोड़ा आगे जाकर बात करते हैं, और वो कदम ये है कि आखिर ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। तो मेरा जो निजी आकलन है वो ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से संविधान के ऊपर चर्चा कराकर फंस गई, तो उनके पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने जो है वो इसके लिए, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से अमित शाह ने स्पीच दिया उस दिन उनको समझ में नहीं आई, लेकिन उसके अगले दिन जो है वो उनको लगा कि ये 12 सेकंड का जो क्लिप है वो उनके काम आ सकता है, एक मुद्दा बनाया जा सकता है। अब मुद्दा क्यों बनाया जा सकता है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेके, बातों को नहीं घुमा के, मैं आपसे इसमें जो है वो जो आंकलन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा इस घटना के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो इसको पूरे मुद्दे को लपकने की कोशिश की उन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों की, तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में जो है वो अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, और दिल्ली में दलितों की जो संख्या है वो लगभग 16.7% के आसपास है। ये आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा।
और दलित वोट कभी भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कि कोर वोटर नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष के गठबंधन की जब कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली, तो उसके बाद जो है वो दलित वोटर जो है वो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ चला गया, विपक्ष के साथ चला गया, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक गया। लेकिन उस दलित वोटर को जो है उसमें सेंध लगाई हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर रिपीट किया उसको महाराष्ट्र में। तो ये जो दलित वोटर है, और दलित वोटरों में आपने एक चीज देखा होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को ये लोग जो है वो भगवान की तरह मानते हैं। तो अब आपको जो है वो स्थिति समझ में भी आ गई होगी। तो ऐसी स्थिति में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में 16.7% के आसपास जो आबादी है वो दलितों की हो, और फिर उसके बाद में 17 में से 12 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व कर दी गई हो, SC ST के लिए, और 12 सीटें, अगर आप इसका जो है वो पिछला जो इतिहास उठा के देखोगे, आप जब फैक्ट्स पे बात करोगे तो 2015 और 2020 दोनों ही इन दोनों चुनावों में 12 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी रही है। और ये सारा वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गया है, और आम आदमी पार्टी को ही 12 की 12 सीटें मिली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन वोटरों को लुभाने के लिए एक नया मुद्दा चाहिए था। और जब मैं ये कहता हूं तो इसमें तर्क ये है इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में 12 में से लगभग जो है वो 9 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और फिर कांग्रेस पार्टी के सारे वोट बैंक में, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी को दिमक की तरह खाया आम आदमी पार्टी ने। तो एक्चुअल में ये चुनावों को लेकर वोटरों की लड़ाई है, इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी है नहीं। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि अब संसद का सत्र खत्म हो गया और ये मुद्दा शांत हो जाएगा, नहीं, ये मुद्दा अब जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस मुद्दे को लेती है, जबकि उसके सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश। उसमें तो अभी चुनाव नहीं है, 2027 में होगा, लेकिन साल भर बाद में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार, और दोनों ही राज्यों में ये सारा समीकरण जो है वो इसी तरीके से चलेगा। क्यों? जब आप इसमें फैक्ट्स पे जाओगे तो 2015 में मोहन भागवत ने जब आरक्षण खत्म करने की बात की थी, तो अभी 2024 में उसी मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जितने भी जो घटक दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या और कोई हो, उन्होंने इस मुद्दे को जोरों से उठाया, और 400 पार का जो नारा था उसमें ये लेके आए कि संविधान को बदल दिया जाएगा। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्लिप थी उसमें से बड़ी चालाकी से मुसलमान शब्द जो है वो निकाल के, क्योंकि वो बात किसी और संदर्भ में कर रहे थे, और उसको कट करके लोकसभा चुनाव में चलाया गया, और गृह मंत्रालय की तरफ से एक शिकायत भी दर्ज की गई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी तक घसीट लिए गए थे। तो उसमें भी आप अगर उससे आप समझना चाहोगे तो आपको जो है वो बात जरूर समझ में आएगी। तो ये तो है दिल्ली के विधानसभा। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किस तरीके से इस वोटर को आरक्षण के मुद्दे के सहारे जो है वो अपनी तरफ किया जाए, और आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस महफिल को लूट लेगी तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन दो चुनावों के अलावा अगर हम देखें तो कोई खास इतना जो है वो दलित वोटर पे जोर रहा नहीं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी है, और इसी के ऊपर ये लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो है वो ये मुद्दा और ज्यादा गर्मी पकड़ेगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में भी ठीक उसी तरीके की जो है वो एक नया समीकरण या एक नया जो है वो नैरेटिव तैयार किया गया था आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से पिछले चुनाव में, या हम कहें कि 2015 के चुनाव से आप बात करें तो 2015 के चुनाव को आप उठा के देखिए। उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को, मोहन भागवत का जो बयान था उसको कोट करते हुए इसी को जो है वो आरक्षण के मुद्दे को उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो ये दूसरा जो है वो आपको उदाहरण मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब हम ये कहते हैं कि बिहार में ऐसी आबादी कितनी है दलित समुदाय की, तो 17% के आसपास जो है वो दलित आबादी है। और अगर हम बात करें सीटों की तो 243 सीटें विधानसभा की है, उनमें से लगभग अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए अगर हम बात करें SC ST के लिए तो 38 सीटें रिजर्व की गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई जो है वो कहां जाकर रुकेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको, और संसद में अगर जो भी हुआ, तो आपको अगर ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अचानक से होने वाली घटना थी, तो ये अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। ये पूरा जो है वो एक प्लान्ड था। जिस तरीके से संसद में या संसद का सत्र शुरू होने से पहले मुद्दा उठाना,
उसका बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन होना, संसद को हंगामे की भेंट चढ़ाना, और जब ऐसा नहीं हो तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वो संसद के द्वार पे धरना प्रदर्शन करना। तो इतने दिन जब विपक्ष ने, सोचने की बात यह भी है कि जब विपक्ष ने धरने प्रदर्शन किए तब ऐसी घटना क्यों नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किया और इस तरीके की घटना सामने हो गई। और फिर उसके बाद में अगर ऐसी घटना हुई, चाहे वो किसी की भी गलती थी या नहीं थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो एलओपी होने के नाते उसके हालचाल पूछना, ये जो है वो एक, जिसको कहें कि रेस्पेक्ट और जेस्चर को जरूर दिखाता है। लेकिन ऐसा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश कर दिया गया, क्योंकि आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का फायदा उठाया जा रहा है। और आपको पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे की ये प्रॉब्लम जो है वो पहले से ही चल रही है घुटनों की, उनके वजन को लेकर, और उसको ही जो है वो मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से जो है वो अडानी की बात की गई। तो आप देखोगे तो कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई नजर जरूर आएगी। अब बस सिर्फ और सिर्फ जिसकी बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि आखिर ये देश और ये संसद और ये भारतीय जनता पार्टी इसको सहन क्यों कर रही है इतने दिनों से। जो काम इनको पहले कर देना चाहिए था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में, उन्होंने इस कांग्रेस के इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जिस तरीके से अभी कर रही है। क्योंकि सिस्टम का जो है वो जमावड़ा इस तरीके से है कि इसको, अब आप सोच के देख सकते हैं, कुछ लोग जो है वो इस बात में ये हो जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को 15वां तीसरा कार्यकाल चल रहा है, 15 साल हो जाएंगे, तो वो आखिर राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेज पाए। तो मुझे लगता है कि 60-70 साल का जो इकोसिस्टम तैयार किया हुआ था वो 10 साल में टूट जाए ऐसा भी नहीं है, पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि ये सारा इकोसिस्टम जो है वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनको लग गया कि आने वाले समय में जिस तरीके से संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और डंके की चोट पर यह कह दिया कि संविधान में हमने संशोधन किए हैं लेकिन वो देश के हित के लिए किए हैं। और जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान को उठाया, उस तरीके से विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। और हताशा से तो आपको पता ही है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है वो टूटे हुए हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये एक उम्मीद की किरण दिखी थी और ये आसानी से जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में आप देखना, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने दो, ये मुद्दा जो है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हैंडल नहीं कर पाई, ये सामने, सबके सामने बात थी, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।